स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास। हम अमरनाथ आपके साथ, और यह हिंदी की दवाई रोजाना रात 9:30 बजे लेकर हम हाजिर हो जाते हैं। आज भी हाजिर हो गए। तो आइए शुरुआत करते हैं आरू आरू की श्रृंखला का। आप जानते हैं कि 7 टॉपिक पूछे जाने हैं और वो 7 आपको जबानी याद हो गए हैं। पहला टॉपिक तत्सम तद्भव। जिस दिन हम ये यहाँ सिलेबस लिखने लगते हैं तो 4 लोग पूछने लगते हैं, सर आज क्या कुछ अलग बताने जा रहे हैं? अरे पढ़ाएंगे बस ऐसे बीच बीच में याद कर लेना चाहिए। हाँ, पर्याय और विलोम और वाक्य एवं वर्तनी और विशेषण विशेष और वाक्यांश के लिए शब्द। याद रखना, ये टॉपिक वो हैं जो दिखते हैं, लिखे हैं, लेकिन जो टॉपिक नहीं दिखते हैं उनमें कुछ जरूरी टॉपिक संज्ञा मालूम होना चाहिए। बिना संज्ञा और सर्वनाम की समझ के आप विशेषण नहीं समझ सकते। महत्वपूर्ण बात, संधि मालूम होना चाहिए। बिना संधि की समझ के आप वर्तनी शुद्धि गड़बड़ा देंगे। और खाली संज्ञा सर्वनाम नहीं, संज्ञा सर्वनाम तो मेनली, उसके अलावा लगभग व्याकरण, क्रिया, क्रिया विशेषण, दुनियादारी, क्योंकि वाक्य शुद्धि में इन सब का रोल होता है। तो ये टॉपिक खाली दिखते हैं, ऐसे टॉपिक एग्जामिनर ने सोच के रखे हैं कि पूरा ज्ञान वसूलवा लेगा आपसे। एक टॉपिक क्रिया विशेषण। लोग विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर ही नहीं जान पाते। वो क्रिया विशेषण को भी विशेषण में गिनने लग जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है विशेषण का सवाल। तो ये सब प्रच्छन्न टॉपिक और ये प्रतिपन्न टॉपिक है। एक जोड़ा विलोम भी याद कर लीजिएगा। प्रतिपन्न माने प्रकट, सामने दिखाई पड़ने वाला। प्रच्छन्न माने छिपा हुआ। तो ये प्रतिपन्न टॉपिक है, क्लियर दिखाई पड़ते हो, ये प्रच्छन्न टॉपिक है। तो हम आपको जब पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यदि उसमें संधि की चर्चा आई है तो संधि की बात की जाए, क्रिया विशेषण की चर्चा आई है तो क्रिया विशेषण की बात की जाए, और ये समझ जाएंगे तो बात समझ जाएंगे। खाली तत्सम तद्भव रटेंगे बात नहीं पड़ेगी। देशज और विदेशी की समझ होनी चाहिए। बिना देशज और विदेशी के समझ के खाली तत्सम तद्भव में पूछेगा इनमें से तत्सम है या तत्सम नहीं है, और हो सकता है कोई विदेशी शब्द लिख दे, आप तद्भव लिख के लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए बेसिक समझ जरूरी है। आइए बढ़ते हैं आगे, और पहला सवाल हमारा आज का लेते हैं। कुछ बेहतरीन सवाल है, आनंद लेते हैं इन सवालों का। गाहे बगाहे इन सवालों पर कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। आइए उत्तर देते हैं। तद्भव से तत्सम बने गलत जोड़े को चुनिए। तो दातून दंत धावन होता है, डंक दंश होता है, लोचन नोचना लुंचन होता है, धन भी संस्कृत है, धन्य भी संस्कृत है। ये दोनों जोड़े, धान्य अलग शब्द होता है, धान्य शब्द धान बनाता है, अनाज में जाता है, लेकिन धन भी संस्कृत में आएगा और धन्य भी संस्कृत में आएगा। तो यही जोड़ा गलत है। अगले सवाल पर, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव कौन सा है? हाँ, हम डार्क कर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर तुमको लगा के दे दिए हैं। हाँ, ये ना समझ लेना। दिख रहा है दुपट्टा, यही तद्भव है। परिमार्जन संस्कृत है, मार्जन माने मांजना, परिमार्जन माने खूब अच्छे से साफ कर देना। द्राक्षा अंगूर का पर्यायवाची है, इसका तद्भव दाख बन जाता है। प्रतिपदा संस्कृत शब्द है, इसका तद्भव होता है परेवा। गुरुजी, परेवा परिवा क्या है? 15 दिन होते, 15 दिन के 2 पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जब आप शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो शुक्ल पक्ष की जो पहली तारीख होती है उसको प्रतिपदा कहा जाता है, उसको शुक्ल प्रतिपदा, यानी शुक्ल पक्ष की पहली तारीख। ऐसे कृष्ण पक्ष की जो पहली तारीख है उसको कृष्ण प्रतिपदा कहा जाता है। तो प्रतिपदा माने वो किसी भी पक्ष की पहली तारीख को प्रतिपदा कहा जाता है। 15 दिन के टुकड़ों में 2 पक्ष बांटे गए हैं, तो उसी आधार पर प्रतिपदा परेवा है, कई बार आया है। द्राक्षा दाख शब्द का तत्सम है और अंगूर का पर्यायवाची है, और परिमार्जन माने मांजना या साफ करना। दुपट्टा तद्भव शब्द है, द्विपट्टा आदि शब्द से बना है।
तद्भव तत्सम गलत शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तत्सम तद्भव का एक जोड़ा गलत है। गलत जोड़ा है। तो देखिए, फांसी पाशी, पास माने होता है फांस, कोई रस्सा हो कहीं इसको पास से बांध दिया, नाक पास से बांध दिया तो पास पासी या फांसी हो जाती है। पीड़ा, अच्छा, गलत शब्द का चिन्हित करना है, तनिक ध्यान दीजिए इस पर, फिर बताइए कैसे चिन्हित करें। हम आपको बीच में दर्द देंगे इस सवाल में। तद्भव तत्सम का ये हमको शुद्ध युग्म पूछना था। तो अब ये बताओ कि एक ही शुद्ध है कि एक से ज्यादा शुद्ध है? ये सवाल तभी वाजिब है कि जब पूछा जाए तद्भव तत्सम शुद्ध शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो मजा सब खत्म हो गया। पहले शुद्ध लिखा होता तो बड़ा रस आता है इसमें। सुनो, पीड़ा पीड़क समानार्थी, वो पीड़क पीड़ा देने वाला हो जाएगा, पीड़ा दर्द को कहेंगे। वैसे संस्कृत में अगर पीड़ा लिखा जाए तो पीड़ा नहीं पीड़ा लिखा जाता है, तो तत्सम में पीड़ा हो जाएगा, तद्भव में पीड़ा चलता है, याद रखिएगा। तो ये जोड़ा गलत है। बटुआ वर्तुल नहीं होता है, वर्तक होता है, इसलिए ये भी गलत है। और करोड़ आचार्य श्रीयुत पीएन पांडे की नालंदा पब्लिकेशन में लिखा हुआ है, जो कि निहायत गलत है। क्रोटी नाम की कोई चीज नहीं होती, सही शब्द कोटि होता है। शायद हरदेव बाहरी में लिखा है, तो ये गड़बड़ होता है, तो ये काट दीजिएगा। फांसी और पासी खाली यही सही है। वो सवाल लिखने के बाद हमको लगा कहीं खेल हो गया। तो पीड़ा पीड़क नहीं, बटुआ वर्तक होता है, करोड़ कोटि होता है। क्रोटी नाम की कोई चिड़ैया एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 4, पुलिन किसका पर्यायवाची? पुलिन, पुलिन समुद्र का पर्यायवाची है, पुलिन किनारे का पर्यायवाची है, पुलिन नदी का पर्यायवाची है, पुलिन कीचड़ का पर्यायवाची। विचारणीय सवाल, सोचिए बताइए। तो भैया अगर पुलिन की बात करें तो पुलिन किनारा, तट, तीर होता क्या है कि जैसे पानी भरा है नदी किनारा और समुद्र या नदी के किनारे जहां तक पानी आता जाता रहता है और फिर वो खाली वाला पोर्शन, तो थोड़ा नम नम जो किनारा रहता है, जल से सिंचित रहता है क्षेत्र, उसको किनारा कहते हैं। तो पुलिन शब्द उसी किनारे के लिए आता है। मतलब जहाँ कीचड़ वाली में, कीचड़ का पर्यायवाची नहीं, कीचड़ का पर्यायवाची कर्दम है और परीक्षा है और बहुत शब्द हैं। आज ये देखिएगा, कीचड़ कर्दम को कहते हैं, कीचड़ परीक्षा होता है जी। अगर परीक्षा लिखा जाए तब तो वो दृष्टि डालना, नजर डालना, परीक्षा करना, एग्जाम है, और परीक्षा कीचड़ होता है, तो ये अलग है। तो वो जैसे पानी, थोड़ी कीचड़ वाली जमीन, जो थोड़ी भीगी जमीन होती है, जो नदी का किनारा होता है, उस नदी के किनारे को पुलिन कहा जाता है। तो याद रखिए पुलिन। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 5 है, मोक्ष का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोक्ष का पर्यायवाची इनमें से क्या है? बढ़िया सवाल। तो भैया ये तो जाने कितने आरती चौपाई में गाए होंगे हैं कि परम पद पावे। तो परम पद, सबसे श्रेष्ठ पद मोक्ष ही। प्राणोत्सर्ग माने प्राणों का बलिदान देना, आत्मोत्सर्ग माने अपना बलिदान देना। सारूप्य भी एक प्रकार की मुक्ति है, लेकिन ये मोक्ष से नीचे है। सारूप्य में क्या होता है? बाय द वे, आप किसी एक देवता के भाव में भक्त हैं, पूरी तरह डूबे हुए हैं, तो उसी के रूप को पा जाना। जैसे कहते हैं जो शिव का भक्त है वो शिव के धाम चला गया, जो विष्णु का भक्त है वो विष्णु के धाम चला गया। इस तरह के जो भाव दिए जाते हैं, अल्टीमेटली सब एक है, लेकिन जो जिस रूप में भजता है वो उसी रूप में पाता है। जो जिस रूप में भजन करता है उसी रूप में पाता है। पानी अलग अलग रूपों में है। जो गर्म लोग जो गर्म क्षेत्र में होंगे वो पानी के ठंडे स्वरूप को पसंद करेंगे, और जो ठंडे क्षेत्रों में होंगे वो पानी के गर्म स्वरूप को पसंद करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी अलग है, बस पानी जैसी आपकी इच्छा है वैसा हो जाता है। तो वो परम ऊर्जा एक ही है, आप उसको जिस रूप में ध्यान करते हैं वो उसी रूप में आपको मिल जाती है। लेकिन जब आप ध्यान से रूप से परे हो जाते हैं तब आप मोक्ष पा लेते हैं, परम पद को चले जाते हैं। तो मोक्ष सारूप पे भी 5 प्रकार की मुक्तियों में एक मुक्ति है कि जिसका भजन करें उसी के रूप में हो जाना। आगे बढ़े। चोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? चोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो भैया कुंजर जो है वो हाथी, पामर नीच पापी है,
पापी। प्रतारक ठग को कहा जाता है, और मोसक चोर होता है, कुंभिल चोर होता है, कुंभिल चोर होता है, तस्कर चोर होता है, खनक चोर होता है। खनक चोर को क्या कहते हैं? खनन करता है, दीवार खोद खोद के घर के अंदर सेंध लगा के घुस जाता है। और तस्कर संस्कृत शब्द है, ठेठ संस्कृत शब्द है। तस्कर चोर को कहते हैं, कुंभिल चोर को कहते हैं, मोसक चोर को कहते हैं, ये सब चोर है। प्रतारक ठग को कहा जाता है। आइए 7 नंबर चलते हैं। उदात्त का विपरीतार्थक अगर आप खोजें तो क्या पाएंगे? उदात्त तो विलोम बनाने में तो आप मास्टरी ले चुके हैं। उदात्त माने ऊंचे विचारों वाला, और समापन माने खत्म। प्रदात्त फर्जी शब्द लिखा है। अवदात माने होता है धवल, अवदात माने होता है सफेद, ये अच्छे से याद कर लेना। अवदात तो ये भी नहीं है। विलोम बनाने का सिंपल तरीका, उदात्त है उसके पहले अन माने नहीं है जो उदात्त, अन उदात्त नहीं है जो उदात्त, शब्द अनुदात्त बन जाएगा, टिक कर देंगे। बढ़े आगे। औपन्यासिक का विपरीतार्थक क्या होगा? औपन्यासिक का विपरीतार्थ, मगज में जाए रही है हिंदी, हाँ जाए रही। औपन्यासिक, तो औपन्यासिक शब्द कैसे बना है? साहित्यिक से बना है? नहीं। अनौपन्यासिक से बना है? मजबूरी है, यही लेना ही पड़ेगा। औपन्यासिक माने उपन्यास से संबंधित, अनऔपन्यासिक माने जो उपन्यास से संबंधित ना हो। कई बार बना दिया जाता है, शब्द पूछ लिया जाता है। हमको 4 ऑप्शन देखने, रट। अब तुम कहो अब हम रटेंगे गुरुजी औपन्यासिक अनौपन्यासिक, रटेंगे रटेंगे रटेंगे, नरक मचाए रखे और रटेंगे। आप जानते हैं अन लगा के नकारात्मक बनता है। औपन्यासिक शब्द की व्याख्या आप समझते हैं कि जब आप उपन्यास में इक लगाओगे तो शब्द तैयार होगा औपन्यासिक, औपन्यासिक। तो उपन्यास से संबंधित, अनौपन्यासिक जो उपन्यास से संबंधित ना हो। काहे वहां रटेंगे रटेंगे रटेंगे, ये बाकी सब ऐसे लिख दिए गए, इनका कोई बनाने की जरूरत नहीं है। आकीर्ण का विलोम, हाय गुरुजी बहुत बार पूछा गया है, बीच बीच में रिपीट कर लेना चाहिए जो पुरानी चर्चा है। पता चला पेपर में सरल सरल सवाल आ गया और तुम वहां कठिन कठिन पढ़े हो, तो इसलिए कठिन तो इसलिए पढ़ाते हैं कि सरल को भी आप समझ ले जाए, इसलिए। बाकी ये जो रोज जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है वो तो आत्मा में उतर जाना चाहिए। हाँ, ये कई बार पूछा गया है। तो मास्टर साहब प्रथित का कोई सेंस बनता नहीं है, आकीर्ण का विकीर्ण लगा दे, गलत हो जाएगा। लगा दोगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विकीर्ण को नहीं मानता, मतलब गुरुजी आयोग नहीं मानता है तो क्या हम भी नहीं माने? सुनो, गलत है विकीर्ण इसलिए नहीं मानता है। अगर आयोग कोई गलत बात मानेगा तो हम कान खींचे के खड़े हैं, हम कहेंगे ये गलत बात है। जैसे सिपाही पेपर में उनने मान लिया कि स्वर 13 होते हैं, हम मरते मरते मर जाएंगे, हमारे नंबर काटते रहो, हम नहीं मानेंगे 13। और जिस दिन कहीं सामने पा जाएंगे उस दिन रगड़ के सीधा कर देंगे, अकल ठिकाने ले आएंगे कि जब अंगा और आहा को अंतस्थ कहते हो और अंतस्थ की परिभाषा है जो न स्वर में है न व्यंजन में, तो हम कैसे मान ले 13? नहीं मानेंगे 13। तो जो गलत है उसको मरते दम तक नहीं मानेंगे, लेकिन जो सही है उसको तो मानना पड़ेगा। आयोग मान चुका है और सही बात भी है। आकीर्ण माने होता है फैला हुआ, छितरा हुआ। विकीर्ण माने भी होता है फैला हुआ, छितरा हुआ, समानार्थी। अब आप कहेंगे गुरुजी आपकी फेवरेट किताब वासुदेव नंदन में भी आकीर्ण का विलोम विकीर्ण लिखा है, तो गलती इंसाने से होती है, हो सकता है गलती से लिख गया हो, लेकिन परीक्षा में आ चुका है, सीसेट में आ चुका है, और भी परीक्षाओं में आ चुका है कि आकीर्ण विकीर्ण समानार्थी हैं। भटकना बिल्कुल नहीं है। 11 फरवरी पेपर उठा लो, वह मिल जाएगा। उसके पहले पेपर उठा लो, उसमें भी सीसेट में आया था शायद 21 में, वहां भी मिल जाएगा। संकीर्ण इसका है, आकीर्ण और विकीर्ण दोनों का विलोम संकीर्ण लगाए। आकीर्ण माने छितरा हुआ फैला हुआ, विकीर्ण माने छितरा हुआ फैला हुआ। संकीर्ण क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। समर्थित का कोई सेंस नहीं बनता है, जो सही है सो सही है। घुन्ना के लिए उचित वाक्यांश बताइए। घुन्ना, अच्छा ये जो अलग अलग तारीखों की डिमांड गुरुजी टीजीटी कब शुरू करेंगे कब, तो बच्चा कल 1 तारीख है, संभवतः 14 को आपका डेट हो जाएगी, पेपर हो जाएगा। तो 2 तारीख से दोपहर 1 बजे विद्या तरु पर
हम क्लास शुरू करेंगे। अब वो जितनी लंबी चले, वो 1 बजे से 2 बजे तक चले, 1 बजे से 3 बजे तक चले, हम चलाएंगे। और आपको देखो सामान्य हिंदी, संज्ञा सर्वनाम संधि विशेषण ये सब तो आप हमसे पढ़ते रहते हैं। वो वाला पोर्शन जो आपका साहित्यिक पोर्शन है वो विद्या तरु चैनल पर हम पढ़ाएंगे। हमने वादा किया था हम कैसे पेपर के पहले आपको इतना कॉन्फिडेंट करके भेजेंगे कि, तो इसलिए 2 मई से TGT विद्या तरु पर हम शुरू करेंगे 1 बजे दोपहर, डन। और UPSI भी शाम को 8 बजे शुरू करेंगे, वो भी 2 तारीख से शाम को 8 बजे UPSI। 8 से 9 मैक्सिमम 9 या 8 से 8:45 तक क्लास चलेगी UPSI की, और 9:30 बजे से RO चला करेगी। दोपहर 1 बजे उनको समय दे दिया विद्या तरु को, तो फिर मैनेज नहीं हो पाएगा, तो इस समय पर चलाएंगे। और या अगर समय वो तो विद्या तरु चालू करें, अगर मॉर्निंग में ले जाने का इरादा होगा तो शायद मॉर्निंग में भी शिफ्ट कर ले, परिस्थिति पर निर्भर है। लेकिन 2 तारीख को 1 बजे विद्या तरु पर TGT आरंभ कर देंगे। घुन्ना के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? अवधि सवाल है। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला, कहें बहुत घुन्ना है, बहुत घुमसहा है, घुन जैसा कुचुर 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 किया करता है, बोलता कुछ नहीं है, तो उसी को घुन्ना कहते हैं। जो एकदम अंदर एकदम गुजियाया जाता है, तो घुन्ना उसको बोलते हैं, जो अपने मन के भावों को गुप्त रखता है। कीड़ा लग जाना, पूरी तरह गल जाना, ये सब फर्जी लिखे हैं। घुन्ना अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाले को घुन्ना कहते हैं। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, जो अपने पति को चुनने की इच्छा रखती है, माने स्वेच्छा से पति वरण करना चाहती है, उसको क्या कहते हैं? तो स्वैरिणी का मतलब होता है स्वेच्छाचारिणी। यह स्वईरिणी से बना है, याद रखिएगा। स्वैरिणी का भाव होता है, याद रखना, ये है गुण संधि, अ ई से गुण बन रहा है, लेकिन अय लग जा रहा है, तो इसको गुण का अपवाद मानेंगे, गुण संधि के अपवाद में इसको रखेंगे। स्वईरिणी, स्वेच्छाचारिता वाली, माने कोई नियम धर्म चरित्र फरित्र न रह जाए, ऐसे भाव के लिए स्वैरिणी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्वेच्छाचारिणी के लिए। वधु बहू को कहते हैं, राजकुमारी पतिमवरा, पति का वरण करने वाली, पतिमवरा, पति का वरण करने वाली, पतिमवरा, पति का वरण करने वाली, जो अपने पति का वरण करना चाहती, चुनना चाहती, उसको पतिमवरा। स्वयंवरा, स्वयं वरण करने वाली, स्वयंवरा, पति का वरण करने वाली, पतिमवरा। सूर्य के लिए एक शब्द इसमें से नहीं है, सूर्य के लिए एक शब्द इनमें से नहीं है। तो बहुत बार जिस चैनल पर पढ़ते हैं उसका नाम है हिंदी भास्कर, हाँ, हिंदी सूरज, तो भास्कर भी सही है। और भास्कर ऐसे लिखा जाता है, बीच में पेट चिर्रा सा ना लगा दीजिएगा, हाँ, वरना हम तुम्हारे पेट चीर देंगे। कलिंद जी सूरज भगवान को कहा जाता है, इसीलिए तो कलिंद, सुता, कलिंद, तनया और लिंदी, ये सब यमुना को कहते हैं, क्योंकि यमुना सूर्य की पुत्री कही जाती, इसीलिए तो कहते हैं। ठीक, और देखें, सहस्त्र माने हजार, अंशु माने किरणें, हजारों किरणों वाले सहस्रांशु भगवान सूर्यदेव। सहस्राक्ष, अक्ष माने आंख, सहस्त्र माने हजार, हजार आंख वाले इंद्र हैं, हजार किरणों वाले सूर्य हैं। भगवान सूर्य को जब जल देते हैं तो अर्घ्य के समय एक मंत्र पढ़ा जाता है, ओम सूर्यदेवः सहस्रांशु, माने हे सूर्यदेव जो हजार किरणों वाले हैं, हजारों किरणों वाले हैं, तो ओम सूर्यदेवः सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते, जो तेज की राशि है, तेज का समूह है, और जगतपति माने संसार के मालिक हैं। तो ओम सूर्यदेवः सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्याम गृहण्यार्घ्यम दिवाकरम, हम भक्तों पर अनुकंपा कीजिए और गृहण्यार्घ्यम, हमारे अर्घ को ग्रहण कीजिए हे दिवाकर, गृहण्यार्घ्यम दिवाकरम। तो हम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्याम गृहण्यार्घ्यम दिवाकरम, जब भगवान सूर्य को जल देते तो इसी मंत्र के साथ जल दिया जाता है। आइए, तो ये हो जाएगा, सूर्य के लिए शब्द नहीं है, सहस्राक्ष नहीं है, हजार आंख वाले इंद्र हैं। सवाल संख्या 13, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे गुरुजी मंत्र बता रहे हैं। भैया, तुमको मंत्र समझ में आवे ना आवे, तुमको ये समझ में आ गया कि मास्टर साहब ने एक मंत्र पढ़ा था, उसमें सहस्रांशु शब्द की बात की थी, उसमें दिवाकर शब्द की बात की थी,
उसमें तेजो राशि कहा है, तो अगर तेजह राशि का संधि बनाएंगे तो तेजो राशि बनेगा। ये बात तुम्हारे मगज में चली जाए इसके लिए बताते। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हाँ, जो जस भजहि सो तस फल चाखा, जो जैसे भजन करे वैसे आप जिस बुद्धि से उसको ग्रहण करें, लेकिन परीक्षा की दृष्टि जरूर बनाए रखें, ठीक है। बाकी इसमें से जो अपने अपने भाव का जो ग्रहण करना चाहे ग्रहण कर ले, लेकिन परीक्षा की दृष्टि जरूर बनाए रखें। तो देखें, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। गन्ना का रस, गन्ना का रस बड़ा स्वादिष्ट होता है। तनिक सा गर्म दूध लाओ, इस वस्तु का मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता। सहेली ने मुझे, मेरी सहेली ने मुझे आगरा दिखाया। सोच के बताओ कौन सा उत्तर, तो बताएं भाई। तो गन्ना का रस कहने में अजीब लग रहा है, गन्ने का रस। तनिक सा दूध, तनिक सा दूध अजीब लग रहा है। हर वस्तु का मूल्य आंकना होता है, नापना या तौलना मूल्य नहीं होता है, इसलिए इनको काट दीजिए। मेरी सहेली ने मुझे आगरा दिखाया, याद रखना ये परीक्षा में आ चुका है सवाल। और कैसे आया है, अशुद्ध में आया है। मेरी सहेली ने मुझे आगरा दिखाई, शुद्ध करके लिखिए, मेरी सहेली ने मुझे आगरा दिखाया। तो यही वाला शुद्ध वाक्य है, बाकी सब गड़बड़ लिखे। बढ़ते हैं आगे, इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांप निकलने पर वह भयाकुल हो गया, मुझे उनसे खतरे का डर है, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, मैं घर से दूर पहुंच गया था। तो सुनो, सांप के निकलने पर वह भय से आकुल यानी परेशान हो गया, कोई गलती नहीं है। मुझे उनसे खतरे का डर है अरे कहो मुझे उनसे खतरा है, मुझे उनसे डर है, क्या बात है, खतरे डर का होता है। खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ये गलत कब होता है, जब लिखा होता खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। खरगोश को काट दो फिर गाजर खिलाओ तो गलत हो जाता। तो बाकी सब शुद्ध लिखे हैं, मुझे उनसे खतरे का डर है, यही अशुद्ध था। 14 के बाद 15 पर चलते हैं। तुमने इतना शोर मचाया कि आकाश सिर पर चढ़ा लिया, शुद्ध वाक्य बताना है। पुलिस को देखते ही सेठ के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है, तुम्हारे को मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला। अब तो ये वाली गलती तो गुरुजी ऐसे अंदर से निकलती है। हाँ लाओ बताएं, आकाश सिर पर चढ़ाना नहीं होता, आसमान सर पर उठाना होता है। मुहावरे और लोकोक्ति में अगर अंधे के हाथ बटेर लगती है तो आप तीतर नहीं लगा सकते, अगर तलवार की धार पर चलना होता है तो आप तलवार की नोक पर नहीं चला सकते, अगर मिर्ची लगने से जलन होती है तो आप काली मिर्च से जलन पैदा नहीं करवा सकते। तात्पर्य इतना है कि मुहावरे और लोकोक्ति में जो शब्द जिस संदर्भ में दिया हो उसी का प्रयोग करेंगे, बदल नहीं सकते। तो आकाश सिर पर चढ़ाना कोई मुहावरा नहीं होता, इसलिए गलत। चेहरे पर हवाइयां उड़ती हैं, हवाइयां दौड़ती नहीं है, इसीलिए गलत। और मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हारे को मेरे घर, ये जो तुम्हारे को लिखा है ये गड़बड़ है, ये तुम्हारे को लिखा है। वैसे आप इसको सुधारना चाहें तो मैंने लिख लिया है। हाँ ठीक है, ये मैंने में भी गड़बड़ लग रही है। असल में ये वाक्य आया था IAS में, आया था एक बार वाक्य शुद्धि में, और इसको इसी रूप में ज्यादातर किताबों ने शुद्ध लिखा है। लेकिन अगर व्याकरण पर जाएं तो हमारा दिल करता है कि चारों काट दिए जाएं, क्योंकि मैं आपसे पूछूं अपने भाइयों का नाम बताओ तो ये गलत होगा। आपको बताना चाहिए आपके भाइयों के नाम बताओ, क्योंकि का की जगह एक किताब का लिखेंगे तो नाम लिखेंगे और पुस्तकों का लिखेंगे तो के नाम लिखना चाहिए। तो इस वाक्य का भी सुधार होना चाहिए। मैंने सभी पुस्तकों के नाम लिख लिए हैं, शुद्ध वाक्य तो यही होना चाहिए। तो एक अतिरिक्त ऑप्शन जोड़ लीजिए कि इनमें से कोई नहीं। तुम्हारे को गलत है, हवाइयां दौड़ने लगी गलत है, आकाश सिर पर चढ़ाना गलत है। मैं भी घटना चक्र में आपको ये वाक्य सही लिखा मिल जाए, लेकिन अगर नियम पर जाएंगे, क्योंकि ये वाक्य शुद्धि में आप वासुदेव नंदन में देखेंगे लिखा है अपने भाइयों का नाम बताओ, ये वाक्य गलत है, इसको सुधार करके लिखा गया है अपने भाइयों के नाम बताओ। तो ठीक वैसे ही मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया, नहीं, अब मैंने सभी पुस्तकों में, जब मैं के बगल में ने लग गया तो मैं से यह वाक्य स्वतंत्र हो गया, यानी मैं का क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसके अनुसार चलेगा? पुस्तकों के हिसाब से।
सभी चिट्ठियां भेजी गईं, तो ऐसा नहीं है सभी लग जाए तो सिंगुलर बना देगा, सभी चिट्ठियां भेजी गईं तो सभी चिट्ठियां एक कलेक्टिव भाव बना देगा। तो वही बात यहां सभी पुस्तकों के साथ आएगा कि सभी पुस्तकों के नाम लिख लिए हैं। कोई बात, कोई डाउट? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। शुद्ध शब्द का चयन करना, तो भैया इति पूर्व नहीं होता है, इतः पूर्व होता है। लोकेशणा नहीं होगा, जब लोक में ऐषणा जोड़ोगे तो वृद्धि संधि से लोकेशणा बनेगा। मोक्षदायिनी और किरीट, अच्छा मोक्षदायिनी होगा कि मोक्षदायिनी होगा? विचारो मोक्षदायिनी कि मोक्षदायिनी? तो दायनी नहीं होता है, मोक्ष दायिनी होता है, दायिनी। इस शब्द का शुद्ध रूप होगा इतः पूर्व, इसका शुद्ध रूप होगा लोकैषणा, और इस शब्द का शुद्ध रूप होगा मोक्ष दायिनी। किरीट सही है? पक्का? एकदम सही है। किरीट माने होता है मुकुट, और एक शब्द यहां याद कर लेना, किरीटी। किरीटी माने होता है जो मुकुट पहने हो। तो किरीटी एक तो जो किरीट धारण करे है या जो मुकुट पहने है उसको बोलेंगे, और एक ऋण अर्थ होता है, पर्यायवाची में पूछा जाता है, अर्जुन का पर्यायवाची है। सब पांडवों के किरीट हैं अर्जुन, उन्हीं से के नाम पर पूरा युद्ध महाभारत का लड़ा गया। तो किरीटी अर्जुन को कहते हैं, वाक्य शुद्धि में आ जाए, वो वाक्यांश में आ जाए तो जो मुकुट पहने उनको कहते हैं, और किरीट मुकुट को कहते हैं। आइए 17 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध का चयन करें। प्रविष्ट एकदम सही लिखा है। पिपीलिका माने होती है चींटी, एकदम सही लिखा है। प्रविष्ट माने इंटर करना। और कनिष्ठ माने जूनियर, सही लिखा है। निर्लोभी गलत लिखा है, याद रखना। लोभी विशेषण है, इसका विलोम निर्लोभ होगा। यह ठीक वही बिरादरी है कि अपराधी का विलोम निरपराध होगा, अपराधी का विलोम निरपराध होगा। और अभिमानी का विलोम निरभिमान होगा। निरभिमानी, निरपराधी, निर्लोभी, ये सारे शब्द गलत गलत गलत। सही शब्द लोभी का निर्लोभ होगा। तो सही शब्द यहाँ निर्लोभी नहीं होना चाहिए, निर्लोभी गलत लिखा है। इसका सही शब्द अगर कोई पूछे, वर्तनी शुद्धि पूछे, तो क्या लिखोगे? निर्लोभ लिखोगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बढ़िया बढ़िया सवाल। लाजवती, विपथ, मर्दवता। सबसे पहले तो इसको हटाओ, मर्दवता नहीं होता। देखो मूल शब्द है मृदु, मृदु का संज्ञा बनाओगे तो बनेगा मार्दव, और या तो मृदु में ता जोड़ दो तो मृदुता लिखो। तो चाहे मर्दवता लिखना हो चाहे मार्दवता लिखना हो, गलत है। यश गान गलत लिखा है। यशः संस्कृत शब्द है, इसमें गान जोड़ेंगे तो विसर्ग संधि से शब्द बनेगा यशोगान। यश गान लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। विपथ में कोई गलती नहीं। आप कहेंगे लाजवती में क्या गलती है, तो सुनो, लाजवती नहीं, लाजवंती। हिंदी में जो शब्द प्रचलित है वही लिखें। लाजवंती माने लाज वाली, लाजवती नहीं, लाजवंती। ठीक। आइए, खान का विशेषण क्या होगा? बढ़िया सवाल। खान का एडजेक्टिव बनाना है पर्यायवाची में, खान सबसे एडजेक्टिव बनाओ। तो खान जहां से कोई चीज खोद खोद के निकाली जाती है, जो तमाम सारे मिनरल निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं। खाना भी नहीं होगा, खनिज होगा कि खनिक होगा? बढ़िया सवाल है, विचारणीय सवाल है। दोनों शब्द एकदम दिल तोड़ने वाले हैं, क्योंकि इक माने एडजेक्टिव गुरुजी आप बताए हैं, लेकिन यहां जब हम खानिक कहते हैं तो इसका कतई अर्थ खान से संबंधित नहीं होता है। खानिक माने खनन करने वाले जो होते हैं। उसमें जब आपने खनक पर्यायवाची पढ़ा है चोर का, या खनिक पढ़ा है चोर का, तो ये शब्द संज्ञा में चला जाता है। तो खनिज, खनिजस् से जायते इति खनिजः, सीधे सीधे विशेषण में मिलेगा कि खनिज माने खनि से उत्पन्न, से पैदा हुआ, जैसे भूमि से उत्पन्न भौम।
खनिज जब पदार्थ के लिए आता है तो संज्ञा बन जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर खनिज माने खान से जन्मा, खनि से जन्मा, तो खनिज शब्द है वो विशेषण है। जैसे भूमि से भौम विशेषण है, वैसे खन से खनि से खनिज विशेषण है। तो ये विशेषण शब्द खान का विशेषण खनिज होगा, खनिक संज्ञा के रूप में चला जाएगा, इसलिए खनिज मानना ज्यादा वाजिब है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य है माने संज्ञा। आजानु, सेनानी, उपेक्षा, अगाध। विशेष है कि विशेषण है? सोचो यार। एक काम कर देते हैं, इसमें एक ऑप्शन बढ़ा देते हैं और वो है ई। इनमें से एक से अधिक। ये क्लास इसलिए नहीं होती कि सवाल सामने आया टिक करें, हम सही हैं गलत ये जान ले चले जाएं ना। ये सवाल है व्याख्या करने पर। 4 तरीके से खोपड़ी नाचे और चारों में नाचने के बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये क्यों सही है और कैसे सही है, तब पढ़ाना सार्थक है, इसीलिए क्लास होती है। तो आओ व्याख्या करते हैं। देखो विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण माने होता है एडजेक्टिव, जो विशेषता बताए। और विशेष से वो है जिसकी विशेषता बताई जाए, या बेसिकली संज्ञा शब्दों को विशेष से बोल देते हैं, संज्ञा शब्द। तो अगाध सागर, अगाध विशेषण है। आजानु शब्द जिस संरचना में बना है, खाली जानू लिखा हो तब तो घुटना है, तो संज्ञा है। आजानु माने घुटने तक, आजानु भुज माने घुटने तक लंबा हाथ, ये सारे शब्द विशेषण बनेंगे, इसलिए यह भी विशेषण है। अब आते हैं सेनानी। सेनानी कहिए चाहे सेनापति कहिए, एक कई बात है। और अगर आप ये कह रहे हैं तो यह शब्द क्या बनाएगा? विशेषण तो किसी सूरत में ना बनाएगा, यह संज्ञा हो जाएगा। और अगर यह उपेक्षित लिखा होता तो यह एडजेक्टिव था, अभी भी ये संज्ञा है। तो इसलिए 2 विशेष्य हैं, उत्तर आप ई लगा लीजिए, इनमें से एक से अधिक। सामान्य स्तर में आदमी ए को भी मान ले, उसकी मर्जी, लेकिन है नहीं। खाली जानू लिखा हो एक्सेप्टेड था, आजानु भुज लिखा हो तो भी विशेषण, आजानु लिखा हो तो भी विशेषण। आजानु भुज किसी की संज्ञा नहीं, आजानु भुज माने घुटने तक लंबे हाथ वाला, और आजानु माने घुटने तक। तो आजानु शब्द किसी के पूर्व लगाया जाएगा, विशेषता बताने के लिए आएगा। उपेक्षा से उपेक्षित बनाते तो विशेषता बता देते, विशेषण बना देते, लेकिन हमारे पास विशेष से पूछा गया तो 2 विशेष से साफ साफ साथ छाते रखे हैं, बी और सी, और 2 हमारे एडजेक्टिव हैं, तो इनमें से एक से अधिक उत्तर मान लेंगे। क्या ये बात मगज में गई? एकदम बुद्धि में समा गई? समा गई। तो बच्चा, ये सवाल, यह क्लास किस लिए होती है मास्टर साहब की? इसलिए होती है कि आप अभ्यास करें, अभ्यास के माध्यम से अपनी हिंदी को दुरुस्त करें, और इतनी दुरुस्त करें कि जब पेपर देने जाएं तो आपको रस आ जाए, आप पेपर देने जाएं तो आपको मजा आ जाए कि मास्टर साहब क्लोज करंट क्लास, क्लोज करंट टाइम, इसीलिए यह कक्षा होती है। तो बाकी जाते जाते बताना चाहते हैं, हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी इच्छा से। सचिवालय बैच, आरओ और ये साफल्य बैच है, और वर्दी बैच यूपी पुलिस बैच है, और नैपुण्य बैच पीसीएस का मेंस बैच है, अभियंता बैच यूपी पीसीएई का बैच है, देवभूमि बैच है, आदि बहुत सारे बैचेस हैं, अपनी स्वेच्छा से बैच ले सकते हैं। और आज की कक्षा आपको अपेक्षाकृत अत्यंत छोटी मिल रही है, इसका रीज़न है कि आप यह रिकॉर्डेड कक्षा ले रहे हैं, और हम अभी लखनऊ अभी पहुंच रहे होंगे या थोड़ी देर में पहुंचेंगे, तो या हो सकता है कल सवेरे पहुंच पाएँ। तो कल हम ऐसे लाइव आपके कमेंट पढ़ते हुए क्लास लेंगे। तो आपने ये 3 दिन की जो इंतज़ार कर लिया, मंगलवार क्लास हो नहीं पाई क्योंकि वो क्लास बन नहीं पाई थी, तो आपने रिकॉर्डेड अध्ययन कर लिया होगा, और सोमवार को आपने बाकायदा क्लास ली, आज बुधवार को आप बाकायदा क्लास ले रहे हैं, कल से हम आपके हैं पूरे। और जितने वादे हैं, और वो टीजीटी भी शुरू करना है 2 तारीख से, यूपीएसआई रात 8 बजे शुरू करना है, उसके अलावा जो बैचेस की परिचर्चा है उसको भी शुरू करना है। तो आज के एपिसोड को करेंगे यही खत्म, मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम, तब तक के लिए जय, बाय बाय। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सावधानित रहें, आपका अभ्यास न छूटे, इसलिए एक अतिरिक्त कक्षा रिकॉर्ड कर ली थी ताकि आपको छुट्टी की फीलिंग ना आवे। बहुत बहुत धन्यवाद।